सभी को मेरा नमस्कार। मैं कुलदीप बिरवाल आप सबका आज के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम 11वीं कक्षा के व्यवसाय अध्ययन विषय के अंतर्गत संग्रहण सेवाएं नामक टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ऑनलाइन क्लास। चलिए शुरू करते हैं संग्रहण सेवाएं। एक लाइन बोलता हूं इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कि संग्रहण द्वारा समय उपयोगिता का सृजन होता है। वेयर हाउसिंग क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी। इस लाइन के अंदर जो है वो इस पूरे पाठ का सार है कि संग्रहण क्यों महत्वपूर्ण है। संग्रहण द्वारा समय उपयोगिता का सृजन होता है, मतलब समय जब आए किसी भी वस्तु को बेचने का, उस समय पर मेरे पास में वो वस्तु उपलब्ध हो, ये काम जो है वो संग्रहण करता है। मतलब बना लिया मार्च में, लेकिन उस वस्तु की आवश्यकता मुझे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक पड़ने वाली है और मैं एडवांस में सामान बनाकर रखूं तो कहाँ रखूं? संभाल कर रखूं, ताकि जब वस्तु की डिमांड एकदम से उत्पन्न हो तो मेरे पास में वो जो प्रोडक्ट है, जो वो वस्तु है, वो उपलब्ध हो। उस चीज़ में मेरी सहायता करता है संग्रहण सेवाएं। तो सबसे पहले आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे संग्रहण का अर्थ, संग्रहालय का अर्थ हम सीखेंगे, एक आदर्श संग्रहालय में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो भी हम आज जानेंगे। संग्रहालय के कार्य और भंडार गृह विभिन्न प्रकार के, कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। संग्रहण का अर्थ। आधुनिक व्यवसायिक युग में संग्रहण का एक विशेष महत्व, जैसे मैंने शुरू में एक लाइन पढ़ी, संग्रहण का अर्थ माल को व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखने से है। व्यवस्थित ढंग मतलब जब आवश्यकता पड़े तो तुरंत वो उपलब्ध हो जाए। विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन एवं उपभोग पूरे वर्ष नहीं चलता है, ये हम सभी जानते हैं। वस्तुओं के उत्पादन एवं उपभोग का समय अलग अलग हो सकता है, मतलब वस्तुएं बनाई किसी और महीने में जाती हैं, साल के किसी और हिस्से में जाती हैं और उनका उपयोग किसी और हिस्से में किया जाता हो, ऐसा संभव है। इस प्रकार उत्पादित माल को उपभोग के समय तक सुरक्षित रखने की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह समस्या केवल उत्पादित अथवा निर्मित वस्तुओं को सुरक्षित रखने तक ही नहीं होती, बल्कि कच्चे माल को भी एक विशेष समय तक सुरक्षित रखने की आवश्यकता हमें पड़ सकती है। मतलब कच्चा माल मैंने ऑफ सीजन में खरीद लिया, सस्ता मिला मुझे, और जब मुझे उसको यूटिलाइज करना था उस समय तक मुझे उसको संभाल कर रखना है, ताकि जो मैंने वो बचत जो है वो मैंने कमाई है ऑफ सीजन में उसको सस्ता खरीद कर वो मुझे महंगी कहीं ना पड़ जाए। क्योंकि हो सकता है कि कच्चे माल का उत्पादन वर्ष में 2-3 महीने ही होता हो, जबकि उसकी आवश्यकता पूरे वर्ष पड़ती हो। इस समस्या का समाधान हम संग्रहण के द्वारा कर सकते हैं। अतः संग्रहण के अंतर्गत माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करके कुछ समय के लिए सुरक्षित रखा जाता है। इसे इसीलिए टाइम यूटिलिटी भी कहा जाता है। तो क्या अर्थ हो गया संग्रहण का? वस्तुओं को एक विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखना जो है संग्रहण कहलाता है। फिर इसी के साथ जुड़ा हुआ एक और दूसरा शब्द है संग्रहालय, उसका भी अर्थ हम साथ ही साथ पढ़ लेते हैं। विशेष रूप से निर्मित भवन जिसमें कच्चा माल व तैयार माल उस समय तक सुरक्षित रखा जा सके जब तक कि माल के स्वामी द्वारा उसकी मांग ना की जाए। तो ऐसा भवन जहां पर ये कच्चा माल या तैयार माल सुरक्षित रखा जाता है, हम उसको संग्रहालय के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो संग्रहण क्या हो गया? किसी वस्तु को विशेष स्थान पर व्यवस्थित ढंग से सुरक्षित रखना। और संग्रहालय क्या होगा? जहां पर उस वस्तु को ऐसा विशेष स्थान जहां पर उस वस्तु को सुरक्षित रखा गया है, तो हम उसको संग्रहालय कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। आदर्श संग्रहालय की विशेषताएं जान लेते हैं कि किसको हम बढ़िया संग्रहालय जो है वो हम मानेंगे। तो सबसे बड़ा, सबसे जरूरी तो हो गया उचित स्थान। जो ये संग्रहालय है इसको भंडारगृह हम कह सकते हैं। भंडारगृह का निर्माण ऐसे स्थान पर होना चाहिए जहां पर क्रेताओं और विक्रेताओं के समीप हो। अर्थात कारण क्या होगा कि वस्तुओं को भाड़ा व्यय ही इतना अधिक ना हो जाए कि हमारे संग्रहालय में वस्तु में रखने का फायदा ही ना मिल सके। गोदाम खुले स्थान पर होना चाहिए ताकि वहां वाहनों की आने जाने में भी किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। दूसरी विशेषता,
सुरक्षित होना चाहिए। भंडारगृह हर प्रकार से सुरक्षित होना चाहिए, जैसे कि आग इत्यादि लगने की कोई संभावना वहाँ पर कम हो, या फिर आग बुझाने के यंत्र वहाँ पर हमेशा उपलब्ध हो, पानी की सुविधा हो, गर्मी इत्यादि, नमी, कीड़े मकोड़ों आदि से सुरक्षित रखना संभव हो वहाँ पर। तो ये सुरक्षा की भावना से भी होना चाहिए। फिर माल की उचित देखभाल, गोदाम में रखे गए माल की देखभाल का उचित प्रबंध होना चाहिए। गोदामों में समय समय पर दवाइयाँ इत्यादि छिड़कते रहना चाहिए। निश्चित समय के बाद गोदाम में रखे गए माल को चोरों इत्यादि का निरीक्षण भी कर लेना चाहिए कि माल उतना ही रखा है या कुछ माल कम तो नहीं हो गया, वहाँ पे कोई उठा तो नहीं रहेगा। फिर मितव्ययिता होनी चाहिए इसमें। संग्रहालय की बनावट इस प्रकार से होनी चाहिए कि कम से कम व्यय पर अधिक से अधिक माल रखा जा सके वहाँ पर। फिर परिवहन के समीप होना चाहिए। संग्रहालय जो भी है, भंडारगृह, इनका निर्माण ऐसे स्थान पर करना चाहिए जहां परिवहन के साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। यही कारण है कि रेलवे स्टेशनों, बंदरगाहों इत्यादि के समीप बड़े बड़े माल गोदामों का निर्माण किया जाता है। फिर इसकी एक विशेषता है उपलब्धता। संग्रहालय किसी ऐसे प्रचलित स्थान पर होना चाहिए जहां क्रेता, विक्रेता व वाहन चालक आसानी से और शीघ्रता पूर्वक पहुंच सके। गोदाम में रखे गए माल की सूची तैयार की जानी चाहिए ताकि माल ढूंढने में अधिक से अधिक समय ना लग पाए। फिर उसके बाद में नियंत्रण। संग्रहालयों पर उचित नियंत्रण का होना भी बहुत आवश्यक है। संग्रहालय का प्रबंध एक अधिकारी के अधीन होना चाहिए। गोदाम के अंदर व बाहर जाने वाले माल के विवरण की एक उचित व्यवस्था होनी चाहिए। और अंत में पर्याप्त स्थान। एक आदर्श संग्रहालय का उद्देश्य अधिक से अधिक माल को सुरक्षित रखने से होता है। अतः भंडारगृह में संग्रहण के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। हर व्यापारी यही चाहता है, हम व्यापारी होते तो हम भी यही चाहते हैं कि उसका सारा माल एक ही गोदाम में हो जाए, ताकि नमूने दिखाने में उसको अलग अलग स्थानों पर ना जाना पड़े। तो ये कुछ विशेषताएं हैं आदर्श संग्रहालय की। ये अगर किसी भी संग्रहालय में अगर होंगी ये सारी की सारी सुविधाएं, तो उसको जो है वो अच्छा संग्रहालय माना जाएगा। आगे चलते हैं संग्रहण के कार्य। संग्रहालय या फिर कहें तो भंडारगृह व्यवसाय का आजकल एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। ये वस्तुओं को समय और स्थान उपयोगिता का सृजन करके व्यवसायियों की अनेक प्रकार से जो है वो सहायता करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले समय उपयोगिता का सृजन। हमने इस लेसन की शुरुआत इसी लाइन से, इसी पॉइंट से करी थी। भंडारगृह वस्तुओं में समय उपयोगिता का सृजन करते हैं। बहुत सी वस्तुएं एक विशेष समय पर ही उपलब्ध होती हैं, जबकि उनका यूज, उपभोग पूरे वर्ष तक चलता रहता है। उत्पादन और उपभोग के समय के अंतर तक वस्तुओं को सुरक्षित रखने का कार्य भंडारगृह द्वारा किया जाता है। फिर मांग व पूर्ति में समन्वय, ये तो बहुत जरूरी है, नहीं तो प्राइस जो है वो डिफरेंट ऊपर नीचे ज्यादा रहेगा। जब कभी बाजार में वस्तुओं की मांग कम हो जाती है, तो अतिरिक्त वस्तुओं को भंडारगृह में रख दिया जाता है, क्योंकि डिमांड तो है नहीं उसकी। तो दुकान पर हम, शोरूम पर उस वस्तु को ना रखकर जिस वस्तु की डिमांड होती है उसको हम अपनी दुकानों पर ज्यादा रखना शुरू कर देते हैं। तो जिसकी डिमांड कम थी हम उसको संग्रहण कर देते हैं उसका, और आवश्यकता जब पड़ेगी तो भंडारगृह से निकालकर वस्तुओं की फिर से पूर्ति चालू कर लेंगे। इस प्रकार वस्तुओं की मांग और पूर्ति में समन्वय स्थापित करने का कार्य भी संग्रहण के द्वारा किया जाता है। फिर अगला पॉइंट हमारा वित्तीय सहायता। व्यापारी को रुपयों की आवश्यकता पड़ने पर माल जमानत के रूप में गोदाम में रखकर बैंक से ऋण भी लिया जा सकता है। यदि व्यापारी ऋण के भुगतान करने में असमर्थ रहता है, यानी वो दे नहीं पाता है ऋण को वापस, तो बैंक जो होता है वो माल को बेचकर अपना रुपया वसूल कर लेता है। सरकारी गोदामों में रखे गए माल की रसीद पर भी ऋण मिल जाता है। तो ये भी एक इसका कार्य है। फिर शीघ्र नाशवान वस्तुओं का संग्रहण। शीघ्र नाशवान वस्तुओं को शीत संग्रहालय यानी कि कोल्ड स्टोरेज जिनको हम बोलते हैं, सुरक्षित रखकर लंबे समय तक प्रयोग योग्य बनाना संभव हो जाता है। जैसे कि फल वगैरह हो गए, फ्रूट्स हमारे हो गए, सब्जियां हो गई। फिर उसके बाद में कच्चे माल का संग्रहण। ऐसे कच्चा माल जिसका उपयोग पूरे वर्ष तक होना है लेकिन उत्पादन किसी विशेष समय पर ही मिलता है, वो जैसे कि फसल के समय संग्रहालयों में सुरक्षित रख लिया जाता है उसको। ठीक है, तो कच्चा माल भी हम संग्रहण कर सकते हैं। फिर तैयार माल का संग्रहण।
ऐसे बहुत कम हैं जो सभी निर्मित वस्तुएं एक ही समय पर बनते ही बिक जाएं। जिस माल की बाजार में तुरंत मांग नहीं है उसको सुरक्षित रखने के लिए भंडार गृह में भेज दिया जाता है, और भंडार गृह सेवा उपलब्ध ना हो तो ऐसा अतिरिक्त उत्पादन सुरक्षा के अभाव में शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। तो ये भी एक इसका कार्य है। फिर मूल्यों में स्थिरता। प्रत्येक उत्पादन या निर्माता यह चाहता है कि उसे उसके माल का उचित दाम जो है वो प्राप्त हो जाए। उत्पादन के समय यदि अतिरिक्त माल बाजार में आ जाए तो फिर क्या होगा, कीमत में जो है वो ऊपर नीचे उतार चढ़ाव अधिक आना शुरू हो जाएगा। दूसरी ओर जब उत्पादन नहीं होता तो माल की अतिरिक्त मांग होने से उसकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसा हमने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है। अतिरिक्त उत्पादन के समय माल को भंडारण में रखकर मूल्य में स्थिरता बनाई रखी जा सकती है। और संग्रहण का अंतिम महत्वपूर्ण कार्य आयात कर में देरी से भुगतान में सहायता। आयातित वस्तुओं पर आयात कर का भुगतान करना होता है जो हम बाहर से वस्तुएं मंगवाते हैं। यदि किसी कारणवश व्यापारी आयात का भुगतान ना कर सके तो माल को एक निश्चित समय तक विशेष प्रकार के गोदाम में रख दिया जाता है। इससे क्या होता है कि आयात कर का भुगतान करने पर माल को छुड़वा लिया जाता है। तो ये भी एक सुविधा है। उस टाइम मेरे पास में आयात कर के भुगतान करने के लिए पैसे नहीं थे तो हम भंडारण गृह पर रख कर और जो है वो फिर जब आयात कर हम उसका भुगतान करेंगे तो हमें वो माल मिल जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं भंडार गृहों के प्रकार। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सरकारी भंडारण गृह है, क्योंकि अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई सरकारी मिलेगा, कोई निजी व्यक्तियों के द्वारा चलाया गया होगा, कहीं भंडारण का उद्देश्य बैंक से सहायता प्राप्त करना होगा, कहीं पर इनका उद्देश्य नाशवान वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए होगा। तो अलग अलग प्रकार के भंडार गृह जो है वो अक्सर देखने में पाए जाते हैं। तो सबसे पहला सरकारी भंडार गृह। ये भंडार गृह केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार अथवा निगमों के द्वारा स्थापित किए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी माल का भंडारण करना होता है। अगर हम उदाहरण की बात करें तो भारतीय खाद्य निगम या फिर राज्य व्यापार निगम इसी उद्देश्य से गोदाम बनाए गए हैं। फिर हमारा दूसरा आ जाता है निजी भंडार। ये भंडार गृह व्यापारी अपने निजी प्रयोग के लिए बनवाते हैं। समय समय पर क्रय किया गया या निर्मित किया गया अतिरिक्त माल यहाँ पर स्टोर किया जाता है। इन भंडार गृहों में अन्य व्यापारियों के माल रखने की सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं। तो निजी भंडार गृह कौन सा होगा, जो व्यापारी ने स्वयं अपने माल के लिए ही बनवाया है। फिर आ जाता है हमारा सार्वजनिक भंडार गृह। ये भंडार गृह सरकार द्वारा अथवा किसी कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं। इनका उद्देश्य सरकारी अथवा निजी न्यायिक और सार्वजनिक होता है। समाज का प्रत्येक व्यक्ति इसका लाभ उठा सकता है। सरकार द्वारा निश्चित जगह या निश्चित माल के लिए किराया निर्धारित कर दिया जाता है। ये आकार में प्राय बहुत बड़े होते हैं। फिर आ जाता है हमारा सहकारी भंडार गृह। कुछ व्यक्ति मिलकर आपसी लाभ के लिए एक समिति की स्थापना कर लेते हैं। इस समिति को सहकारी समिति कहा जाता है। जब सहकारी समिति द्वारा समिति के सदस्यों के प्रयोग के लिए भंडार गृह की स्थापना की जाती है तब इन्हें सहकारी भंडार गृह कहा जाता है। हमने सहकारी समितियों का पूरा पाठ पढ़ा था, उसमें भी हमने यही जाना था। जब कुछ लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए एक समूह बना लेते हैं तो हम उसको सहकारी समितियां कहते हैं। सेम टू सेम इसमें भी यही है। कुछ लोग मिलकर सहकारी भंडार गृह बना लेते हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। समिति के बाहर के व्यक्ति भी कुछ अधिक किराया भुगतान करके इनका लाभ उठा सकते हैं। फिर इसके अलावा आ जाता है हमारा बंधक भंडार गृह। ये एक विशेष प्रकार के भंडार गृह होते हैं। इनका उद्देश्य क्या होता है, सामान्य भंडार गृहों की भांति ही कुछ समय के लिए माल को सुरक्षित रखना ना होकर बल्कि करों के भुगतान न करने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा माल को रोके रखना होता है। बंधक भंडार गृहों का संबंध दो प्रकार से हो सकता है। पहला, उत्पादन शुल्क बंधन भंडार। ये क्या होते हैं, इन भंडार गृहों का निर्माण उन उद्योगों के लिए किया जाता है जिन्हें माल के उत्पादन पर उत्पादन शुल्क यानी कि एक्साइज ड्यूटी का भुगतान करना पड़ता है। ऐसे उत्पादकों के समक्ष दो विकल्प रखे जाते हैं, या तो उत्पादित माल पर तुरंत उत्पादन शुल्क का भुगतान कर दें या फिर उत्पादित जो सामान है उसको बंधक भंडार गृह में रख दें और माल की बिक्री के साथ साथ भुगतान करके माल को छुड़वाते चले जाएं।
तो ये हो गया उत्पादन शुल्क वाला। फिर दूसरा होता है सीमा शुल्क बंधक भंडार कर है। ये क्या होता है? आयातित माल पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा शुल्क कहते हैं हम। बंदरगाह से माल छुड़वाने के लिए इस प्रकार का भुगतान करना आवश्यक होता है। यदि आयातकर्ता जो सामान लेके आ रहा है कर का भुगतान करने में असमर्थ होता है तो कस्टम अधिकारी से प्रार्थना पत्र द्वारा अनुरोध कर सकता है कि सीमा शुल्क की तिथि तक उसका माल बंधक भंडारगृह में रख लिया जाए। वह भंडारगृह बंदरगाह के समीप ही होते हैं और इनका उपयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता। सिर्फ आयात शुल्क का बाद में भुगतान करने या कुछ समय सीमा के बाद में भुगतान करने तक सामान को भंडारगृह में रखने के लिए ही किया जाता है। तो ये हमारे पास में 5 प्रकार के जो है वो भंडारगृह होते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम बंधक भंडारगृह के लाभ, जो बिल्कुल लास्ट वाला पॉइंट आया था। इन भंडारगृहों से कर के स्थगन का लाभ प्राप्त होता है, लेकिन व्यापारी कर की असमर्थता की आड़ में कुछ अन्य लाभ इनसे प्राप्त कर लेता है। कौन कौन से लाभ प्राप्त कर लेता है? सबसे पहले पुनर्निर्यात व्यापार में सहायक। यदि व्यापारी का विचार माल बंदरगाह से ही किसी अन्य देश को निर्यात करने का बन जाए तो सीमा शुल्क से बचा जा सकता है, क्योंकि पुनर्निर्यात व्यापार की स्थिति में सीमा शुल्क का भुगतान नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो सीमा को क्रॉस नहीं कर रहा है, वो एक देश से दूसरे देश में नहीं ला रहा है सामान को बेचने के लिए। फिर दूसरा, बिना कर का भुगतान किए माल को बेचना। बंधक भंडारगृह में माल रखने के बदले व्यापारी को एक रिसिप्ट मिलती है, रसीद प्राप्त होती है। इस रसीद के आधार पर माल को वह बेच सकता है। यह रसीद विनिमय साधक पत्र, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के नाम से हम समझ सकते हैं इसको। फिर अधिक माल का आयात संभव होता है। इसमें कर के तुरंत भुगतान की चिंता न होने के कारण आयातकर्ता अधिक से अधिक माल का आयात कर सकता है। अब वो कर क्या रहा है? उसके बदले में वो स्लिप ले रहा है, भाई मेरा सामान यहाँ रखा है, मुझे इसकी रसीद दे दी जाए। वो सिर्फ उसी रसीद का खरीद बेच करके अपना सामान बिना सीमा शुल्क दिए ही दूसरे व्यापारी को बेच सकता है। फिर इसके अलावा विशेषज्ञों की सेवाओं का लाभ उसको मिल जाता है। माल को बिक्री योग्य तथा अधिक उपयोगी बनाने के लिए विशेषज्ञ की सेवा वहीं पर उसको उपलब्ध हो जाती है। फिर उसके बाद में वैज्ञानिक संग्रहण का लाभ उसको मिल जाता है, क्योंकि बंधक भंडारगृहों में माल को वैज्ञानिक तरीकों से रखा जाता है। तो उससे क्या लाभ होता है कि व्यापारी को माल की किस्म की गिरावट की या माल के नष्ट होने की चिंता नहीं रहती है। तो एक लाभ व्यापारी को यह भी मिल जाता है। फिर वित्तीय सहायता। बंधक भंडारगृहों से प्राप्त रसीद के आधार पर हम बैंक से ऋण भी ले सकते हैं। फिर अधिक हानि से छुटकारा मिल जाता है। यदि बाजार में माल की मांग शून्य होने के कारण आयात कर की रकम माल के बाजार मूल्य से अधिक हो जाए तो प्रार्थना पत्र देकर माल का स्वामित्व त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार अत्यधिक हानि से उसको छुटकारा भी मिल जाता है। फिर उसके बाद में कर के धीमी गति से भुगतान का लाभ उसको मिल जाता है। भंडारगृह में रखे गए माल पर धीरे धीरे कर का भुगतान करके माल को छुड़वाया जा सकता है। मतलब जरूरी नहीं है सारा के सारा माल एक ही बार में उठाए, वो धीरे धीरे कुछ कुछ माल उठाकर जितना माल उठाएगा उस पर उतना ही कर देकर जो है वो अपने माल को छुड़वा सकता है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। संग्रहण सेवाएं बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं ये हमारे व्यापार के लिए। क्यों? क्योंकि हमने ऑफ सीजन वो है जिसमें वस्तु को बेचने का जो है वो समय नहीं है, वहाँ पर हम माल तैयार कर लेते हैं सस्ता कच्चा माल लेकर। और जब वस्तु का सीजन आता है, उदाहरण ले तो ऊनी वस्त्र, गर्म वस्त्र जो होते हैं, जो अक्सर जो अधिकतर हम सर्दियों में ही पहनते हैं, उसका हम निर्माण अगर गर्मियों में कर लें और फिर सर्दियों में एकदम से डिमांड होने पर मैं एकदम से माल का भुगतान करूं तो वहाँ पर प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो इतने समय तक मुझे उस माल को कहीं ना कहीं रखने के लिए जगह चाहिए, जिसको हम संग्रहालय के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की ऑनलाइन क्लास। आज हमने संग्रहण का अर्थ जाना, संग्रहालय का अर्थ जाना और एक अच्छे संग्रहालय में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए उसके ऊपर हमने चर्चा की। उम्मीद करता हूं आप सबने ध्यान से सुना होगा। आप सबका धन्यवाद।